हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और जैसा मैंने प्रॉमिस किया था, आज मैं आपके सामने ईडियम्स और एक्सप्रेशंस का सेशन लेकर आया हूँ। और ईडियम्स या इनको हिंदी में कहें मुहावरे, ये हमारी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हम चाहे कुछ भी कर लें, अब इनको अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है ना? या तो आप इन्हें यूज़ कर रहे होंगे या फिर आप जिनसे बात कर रहे होंगे, जिनको सुन रहे होंगे, वो इन्हें यूज़ कर रहे होंगे। ठीक है? तो दो चीज़ें इसके है ना कॉन्टेक्स्ट में समझनी है आपको। पहला तो ये कि इनकी आवश्यकता क्या है। ठीक है? तो इनकी आवश्यकता ये है कि अपनी इंफॉर्मेशन जो भी आप दे रहे हैं उसको लेंदी करने के बजाय छोटे, है ना, कम शब्दों में आप, छोटे एक्सप्रेशन है कम शब्दों में आप कह दें, तो वहां पे इडियम्स चाहिए। ठीक है? और दूसरा कि ये आपकी लैंग्वेज को सुंदर बनाते हैं। ठीक है? जब आपको एक कोई मुहावरा, जब जैसे मान लीजिए सिंपल एक बात है कि अगर आपने कोई बात कही और उसको समझाना नहीं पड़ा, ठीक है ना, तो उस बात में कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपने बात में कुछ गहराई है, कुछ आपने कहा, उसका कुछ मीनिंग ऐसा निकल कर आता है, ठीक है, जिसको हर कोई ना समझ पाए, या फिर आप, है ना, जिसको टारगेट करना चाहता है सिर्फ वही समझे, तो वो बहुत अच्छी बात मानी जाती है। ठीक है ना? इसी वजह से तो ये द हिंदू, है ना, टेलीग्राफ और भी जितने रेप्यूटेड न्यूज़पेपर्स हैं, इनके नाम इतना क्यों है? क्योंकि वो रिफाइंड लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है? जिससे पढ़ने वाले को बड़ा मजा आ जाता है कि मैंने आज बहुत, है ना, अकलमंद वाली बात पढ़ी है, अकलमंदी वाली बात पढ़ी है। ठीक है ना? या फिर सुनी है। उसी प्रकार का ह्यूमर होता है। अगर ह्यूमर में लॉजिकल सेंस नहीं है, ठीक है, या फिर आप लॉजिक का इस्तेमाल नहीं करते, बहुत आपने नॉर्मल ह्यूमर बनाया है, तो उसको हम फूहड़ भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बेसिक ह्यूमर है। ठीक है? जैसे आप किसी की बॉडी शेमिंग कर दें। ठीक है? जैसे आपने वो उसको मोटे पे कोई मजाक बना दिया या पतले पे मजाक बना दिया। ठीक है ना? ये एक ऐसे मजाक है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा फनी नहीं लगते। लेकिन हाँ, अगर कोई टेक्निकल बात आपने कर दी, उसमें कोई ह्यूमर निकाल दिया, तो वाकई में, है ना, उसमें उसको काबिले तारीफ कहा जाएगा कि वो लैंग्वेज को उसने सुंदर बना दिया है। ठीक है? उसी प्रकार से आपको इडियम्स को यूज करना है। दूसरा क्वेश्चन ये कि हमें इडियम्स पढ़ने क्यों है, समझने क्यों है, सीखने क्यों है? तो इसके भी दो आंसर है। पहला आंसर तो मैंने आपको वहीं बता दिया कि इससे लैंग्वेज आपकी सुंदर बनती है। और दूसरा कि आप अपनी लंबी सी इंफॉर्मेशन में को छोटे या कम शब्दों में ही कह सकते हैं। ठीक है? और दूसरा इसका आंसर ये है कि क्योंकि ईडियम्स लैंग्वेज का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है। तो चाहे आप पैसेज को सॉल्व कर रहे हो, चाहे क्लोज टेस्ट को सॉल्व कर रहे हो, या इन जनरल आप रीडिंग कर रहे हो नॉवेल्स को, मैगजीन्स को, है ना, स्टोरीज को, तो वहां पे ये आपकी लर्निंग को बेटर करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करते हैं। तो अगर आप इनको जानते हैं पहले से, तो फिर आपको, है ना, कम शब्दों में बहुत सारा ज्ञान मिल जाएगा। जैसा अगर मैं कहता हूं कि सुरेश एक लड़का है, सुरेश बहुत मेहनती है, सुरेश पढ़ाई करता है ना, और वो चाहता है कि वो क्लास 12th में सबसे अच्छे नंबर लेकर आए, और वो दिन रात एक कर रहा है ना, रात रात भर बैठ के पढ़ाई करता है। ठीक है? तो मैंने बहुत सारी बातें कर दी सुरेश के बारे में। ठीक है? लेकिन मैं इतनी भी बात कह सकता हूं, सुरेश, ठीक है, बर्न्स द मिडनाइट ऑयल। सुरेश बर्न्स द मिडनाइट ऑयल। तो यहाँ पे टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये एक मुहावरा, एक ईडियम है, जिसमें एक रहस्य छुपा है। क्या? कि रात में, है ना, मिडनाइट ऑयल को बर्न करना। है ना? मिडनाइट समझ रहे हैं? मिडनाइट माने देर रात, या आधी रात कह सकते हैं। है ना? उसकी बात यहाँ पे हो रही है, रात के 12 बजे आप समझ सकते हैं। और बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। इसका मतलब ये होता है देर रात तक परिश्रम करना, देर रात तक पढ़ाई करना। ठीक है? तो चार पांच शब्दों में ही बहुत सारा ज्ञान हमको मिल गया। यही काम मीडियम्स का होता है कि आप इनमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए, काफी मैंने ज्ञान आपको दे दिया। अब ज्ञान जिसके लिए ये मैंने सेशन या वीडियो रखा हुआ है, उसको भी मैं आपको परोस देता हूं, उसको भी आप ग्रहण कर लें। चलिए, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट idiom is a backslider. Backslider. Okay? First the definition देखते हैं। A lazy, irresponsible person. A lazy, irresponsible person who does not support a combined effort. Someone who causes development to slide backwards rather than back forward. Someone who can't be trusted to get a job डन। एक ऐसा व्यक्ति है जो आलसी है, जो इररिस्पॉन्सिबल है, माने गैर जिम्मेदार है। ठीक है ना? जो कभी भी कंबाइंड सपोर्ट को, कंबाइंड एफर्ट को सपोर्ट नहीं करता। माने अगर आप चार पांच लोग मिलकर अगर कुछ, है ना, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसमें पक्का कुछ ना कुछ खामियां निकालेगा, है ना, कुछ ऐसी बातें करेगा या काम करेगा जिससे वो डेवलपमेंट ना हो पाए।
क्या लिखा हुआ है? समवन हु कॉजेज डेवलपमेंट टू स्लाइड बैकवर्ड्स, ऐसा व्यक्ति है जो डेवलपमेंट को पीछे धकेलेगा, है ना, आगे ले जाने के बजाय, फॉरवर्ड ले जाने के बजाय बैकवर्ड लेके जाएगा, पीछे धकेलेगा। और समवन हु कांट बी ट्रस्टेड टू गेट अ जॉब डन, ऐसा व्यक्ति है जिसपे आप काम पूरे करने का, है ना, विश्वास नहीं कर सकते। आपने कोई काम उस पर सौंपा तो पक्की बात है वो काम को पूरा नहीं करेगा, कुछ ना कुछ कमियां उसमें निकाल देगा। तो ही इज अ बैक स्लाइडर। ओके। और जब भी ईडियम्स आप हमेशा पढ़ रहे हो तो आपके, है ना, जब भी इसको समझना हो तो आप अपने इमेज में एक, अपने दिमाग में एक ऐसी इमेज बनाइए कैसे व्यक्ति की जो आपके आसपास हो और जिसमें यह खूबी हो। ईडियम्स ज्यादातर बिहेवियर्स, पर्सनालिटी पर ही बात कर रहे होते हैं, ठीक है ना, एक्शन पे भी बात करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई बिहेवियर दिखता है तो आप अपने व्यक्ति आसपास को ढूंढिए, अपने आसपास के व्यक्ति को ढूंढिए जिसमें ये बिहेवियर हो और उसका नाम बगल में लिख दें, जिससे आपको ये वर्ड हमेशा ध्यान में रखे। हु इज अ बैक स्लाइडर? ओके। ही ऑलवेज क्रिटिसाइजेस समथिंग और द अदर। ही डज नॉट बिलीव इन प्रोग्रेस और डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई सी यू हैव असाइंड कैप्टन मॉर्गन टू माई प्रोजेक्ट। ठीक है, मैं देख रहा हूं कि आपने कैप्टन मॉर्गन को मेरे प्रोजेक्ट पे असाइन किया हुआ है। ही इज अ नो गुड बैक स्लाइडर who will hinder rather than further the success of the mission। ये वो क्या है? वो एक बैक स्लाइडर है जो कैसा है? नो गुड है, मतलब किसी काम का नहीं है, ठीक है। हिंडर का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, है ना, और सक्सेस का मतलब होता है आपको सफलता मिलना, और फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ाना, ठीक है। तो क्या लिखा है? ये मैं देख पा रहा हूं कि आपने कैप्टन मॉर्गन को असाइन किया है मेरे प्रोजेक्ट में, तो वो एक बैक स्लाइडर है जो, है ना, हिंडर करेगा, जो बाधा पहुंचाएगा बजाय सक्सेस को आगे बढ़ाने में, है ना, मिशन के जो सक्सेस उसको आगे बढ़ाने में। तो आप देख सकते हैं, आपने यहाँ पे इमेज क्रिएट कर ली और साथ में आपको मैंने एक सेंटेंस भी दे दिया जिससे आपको ये सेंटेंस का यूज करना भी आ गया, ठीक है। और देख सकते हैं आर्टिकल लिखा है तो दैट मीन्स ये नाउन बनेगा। आगे बढ़ते हैं। मेलरी इज नथिंग बट अ बैक स्लाइडर। मेलरी जो है, मेलरी नाम है, वो बैक स्लाइडर के अलावा कुछ भी नहीं है। ही इज नेवर डन एनीथिंग यूजफुल इन हिज लाइफ दैट वुड ब्रिंग क्रेडिट टू हिज नेम और फैमिली। उसने अब तक अपने लाइफ में कुछ भी यूजफुल नहीं करा, कुछ भी ऐसा काम का नहीं करा जिससे उसके नाम या उसके फैमिली के नाम पे क्रेडिट माने ख्याति, है ना, वो आ सके। आगे बढ़ते हैं। If I ever get my hands on that backslider, Mullins, I will kick him in the backside of for letting down his wife and children by wasting his life on gambling and drink। ठीक है। अब यहाँ कोई व्यक्ति कहता है कि अगर, है ना, अगर मुझे मौका मिले, बैक स्लाइडर, है ना, मलिन्स नाम दिया हुआ है, ठीक है, उसको मैं अगर मेरे पकड़ में अगर वो आ जाता है तो मैं उसको लात मारूंगा, है ना। बैक साइड आप जानते हैं पिछवाड़े को बोलते हैं, ठीक है ना। मैं उसके पिछवाड़े पे लात मार दूंगा क्योंकि उसने अपनी वाइफ को, अपने बच्चों को लेट डाउन किया है, ठीक है। लेट डाउन का मतलब होता है कोई व्यक्ति आपको आशा भरी निगाहों से देख रहा है और आपने उसका विश्वास तोड़ दिया, आप उसके विश्वास पे खरे नहीं उतरे, दैट मीन्स यू हैव लेट डाउन दैट पर्सन, ठीक है। या मैं कह सकता हूं कि मुझे बहुत विश्वास था कि आप कुछ करोगे, ठीक है, और आप उतना बेटर कर नहीं पाए, ठीक है। और देखो यहाँ पे हमेशा एक नेगेटिव एस्पेक्ट समझना कि आप करना चाहते थे या नहीं करना चाहते थे। ऑब्वियसली आप करना नहीं चाहते थे, इस वजह से कह सकते हैं दैट यू हैव लेट मी डाउन। ओके, कैसे किया है? बाय वेस्टिंग हिज लाइफ ऑन गैम्बलिंग एंड ड्रिंक। एक हस्बैंड या फिर एक मैन होता है जो फैमिली का, वो ब्रेड अर्नर होता है, ठीक है, वो कमाने वाला व्यक्ति होता है जिस पर उसकी वाइफ और उसके बच्चे पल रहे होते हैं, जहां पे उसकी वाइफ अर्न नहीं कर रही, कमा नहीं रही होती है। और वहां पे एक ऐसा व्यक्ति, हस्बैंड जो है, वो गैम्बलिंग करे, ड्रिंक करे, तो क्या कर रहा है? वो अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहा है, उसके पास कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को एक अच्छी जिंदगी देने का कोई प्लान नहीं है। तो क्या किया? ही लेट देम डाउन, उसने उनको नीचा दिखाया, उनको शर्मिंदा किया, शर्मसार कर दिया। दैट मीन्स इज अ बैक स्लाइडर, ठीक है। क्यों है बैक स्लाइडर? क्योंकि वो इरिस्पॉन्सिबल पर्सन है, लेजी है, वो आगे फ्यूचर की बात नहीं करेगा। ओके, आई एम श्योर ये आपको ईडियम समझ में आ गया होगा, अ बैक स्लाइडर। ओके, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज अ बैक स्टैबर। लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। Just as a person may sneak up behind you to stick a knife in your back, so we can call a person a backstabber who unexpectedly betrays your trust। कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो आपकी पीठ के पीछे आ जाए और एक चाकू, है ना, घोंप दे पीठ में आपके, तो आप उसको क्या कहेंगे? आप उसे कहेंगे बैक स्टैबर, जिसने, है ना, आपके एक्सपेक्टेशन
कि बियॉन्ड बिट्रे किया है आपके ट्रस्ट को, ठीक है, तो उसको कहा जाता है बैक स्टैबर, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आपके पीठ में खंजर घोंपा है, या है ना, या चाकू घोंपा है, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। बी केयरफुल हु यू ट्रस्ट बिकॉज इवन योर बेस्ट फ्रेंड कुड टर्न आउट टू बी अ बैक स्टैबर। बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है, जब आप किसी पे ट्रस्ट करते हैं तो बहुत सतर्क हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आपका बेस्ट फ्रेंड भी बैक स्टैबर निकले। भाई आजकल के ज़माने में जहाँ पे इंफॉर्मेशन ओवरलोड बहुत ज़्यादा हो गया, आप सुनते ही होंगे, देखते होंगे, रिसेंटली है ना अभी घटनाएं घटी है मुंबई में, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ शक के बिना पर दो लोगों को, शायद मुझे कंफर्म है कि दो लोग थे वहाँ पर, उनको जान से मार दिया गया। उसे बोलते हैं लिंचिंग। और किसने की लिंचिंग? मॉब ने करी हुई है, भीड़ ने करी हुई है, क्योंकि उनको एक संदेह था कि वो बच्चा चुराने वाला एक गिरोह है, ठीक है। और ठीक है, हकीकत क्या है हमें क्या पता, क्योंकि हमको तो जितना न्यूज़ में आता है हम उतना ही जानते हैं। लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं कि उनको शक था, इसलिए उन्होंने इस बात पे इसको अंजाम दिया। अब हो सकता है ये सच हो, झूठ हो, जो भी कुछ हो, लेकिन बैक स्टैबिंग को आप यहाँ समझ सकते हैं कि सिर्फ शक के बिना पर अगर जो अजनबी ऐसा कर सकता है, तो जो व्यक्ति आपको जानता है, ठीक है ना, तो मेमोरी जो सेट होती है ना, वो आपके इवेंट से होती है, ठीक है। हम में से शायद ही कोई कह सकता है कि मैं बिल्कुल राम हूं, मैंने कभी झूठ नहीं बोला किसी से, ठीक है ना, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया है, या कभी मैंने अपना स्वार्थ नहीं दिखाया है। हम सभी में कुछ ना कुछ अवगुण रहते हैं, तो कभी किसी मोड़ पे आके लाइफ के हमने ऐसा कुछ किया होगा जिसमें हमारी वो वाला जो नेगेटिव कैरेक्टर है वो सामने दिखा होगा, ठीक है ना। तो भले इंसान भूल जाता, लेकिन ब्रेन या मेमोरी कभी नहीं भूलती है। और कभी कोई व्यक्ति आके आपके खिलाफ या मेरे खिलाफ आपके, है ना, कान भर दे, या मेरे मेरे कान भर दे आपके खिलाफ, तो आज नहीं तो कल वो इवेंट्स मुझे रिकॉल होंगे, ठीक है ना। और ट्रस्ट जो है वो धीमे धीमे ब्रेक होने लग जाता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि वो बेस्ट फ्रेंड चाहकर ऐसा करे, पर मे बी, ठीक है, कुछ होते भी हैं, तो बेस्ट फ्रेंड भी बैक स्टैबर निकल सकता है। आगे बढ़ते हैं। आई वोंट ट्रस्ट चार्ली एज फार एज आई कुड थ्रो हिम, ही इज अ लायर, अ थीफ एंड अ बैक स्टैबर, ठीक है, कि मैं कभी चार्ली पे ट्रस्ट नहीं करूंगा, एज फार एज आई कुड थ्रो हिम, ठीक है, मैं उसको फेंक सकता हूं बाहर, क्योंकि वो एक लायर है, वो झूठा है, वो चोर है, और वो बैक स्टैबर है, ठीक है। बैक स्टैबर का मतलब जरूरी नहीं कि वो आपके पीठ में खंजरी भोंकेगा तभी आप उसको बैक स्टैबर कहेंगे। आप किसी भी छोटी से छोटी बात या बड़ी सी बड़ी बात को भी अगर किसी ने विश्वासघात किया है आप पर, तो आप उसे बैक स्टैबर कह सकते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि आपको उसने इस पे विश्वास था कि देयर वाज अ पर्सन जिसने आपको बोला था कि भाई मैं आपको जॉब दिला दूंगा, है ना, आप प्लीज, है ना, थोड़ा विश्वास मुझ पे करें, लेकिन थोड़े पैसे खर्चा होंगे, मुझसे थोड़े से पैसे आपसे चाहिए होंगे। तो आपने उस पर विश्वास किया, पैसे आपने उसको दे दिए, पर क्या पता था कि वो लुटेरा निकलेगा, है ना, वो ठग निकलेगा, वो उसने आपके पैसे लिए और रफू चक्कर हो गया। तो व्हाट इज ही इज अ बैक स्टैबर। ओके, आई एम श्योर आपको समझ में आ गया होगा। बहुत आसान ईडियम था ये, और ये आप नॉर्मली अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। और फिर से यहाँ पे इमेज फॉर्म कर लीजिए कि हु इज अ बैक स्टैबर इन योर लाइफ, ठीक है। आप उसका नाम किसी को बताइए मत, पर ये इमेज आपके माइंड में रहनी चाहिए, जिससे आप इन वर्ड्स को बहुत आसानी से और बहुत दिनों तक याद रख सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट इज अ बैड ओमेन, ठीक है। अ बैड ओमेन डेफिनेशन पढ़ते हैं। A bad sign which indicates that when a bad thing happens, something even worse is going to happen. A sign that something bad or evil is going to come. Sign माने चिन्ह है, ठीक है। तो बैड से ही आप देख सकते हैं कि इसका मीनिंग जो है कुछ बुरा ही होगा, कुछ नेगेटिव ही होगा। और ओमेन का मतलब होता है कोई ख्याल, या फिर आप कह सकते हैं अभिशाप इसको, ठीक है। तो एक चिन्ह है जो इंडिकेट करता है कि कुछ बुरा हुआ है, और उसके बाद उससे भी बुरा कुछ हो सकता है, ठीक है ना। एक ऐसा साइन है जहां पे बुरा या फिर इविल, है ना, वो होने वाला है, ऐसा हमको दिखता है। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, इट इज अ बैड ओमेन दैट आवर सन वाज बोर्न ऑन फ्राइडे द 13। कुछ जगहों पर 13 नंबर को अनलकी माना जाता है, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक व्यक्ति का बच्चा जो है वो 13 को पैदा हुआ है, फ्राइडे को पैदा हुआ है। फ्राइडे भी कुछ लोग अनलकी मानते हैं। तो ये क्या एक बुरी, है ना, एक ओमेन है वहां पर सामने उसके। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे से इट इज अ बैड ओमेन व्हेन अ ब्लैक कैट क्रॉसेस योर पाथ। ये तो भैया मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में ही होता है कि काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो एक बुरा संकेत है, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं। इट्स अ बैड ओमेन व्हेन अ वुडू विच स्मीयर्स द ब्लड ऑफ अ चिकन ऑन योर फ्रंट डोर। ये एक बुरी है ना, एक बात है या फिर बुरा एक ना फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं इसको आप। बुरा ओमेन है कि वुडू माने क्या होता है, जादू होता है, ठीक है। वुडू विच माने जादूगरनी, वो क्या कर रही है, स्मीयर माने होता है बिखराना या फैला देना। क्या कर रही है, वो चिकन के ब्लड को आपके दरवाजे फ्रंट डोर पे स्मीयर कर दे रही, माने फैला दे रही है, तो ये बुरा संकेत है, ठीक है। बैड ओमेन बहुत कॉमन फ्रेज है, आपने सुना भी होगा और आप आगे से आज इसको आप यूज भी कर सकते हैं। क्या आपके साथ कभी कोई बैड ओमेन हुआ है, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या आपके संग बुरा हुआ है, ठीक है, और हम वी कैन डिस्कस अबाउट इट, एंड दिस इज अ वेरी गुड टॉपिक टू डिस्कस and learn English also. Okay, let's move ahead. Fourth, a baker's dozen. A baker's dozen. बेकर समझते हैं आप लोग, बेकर कौन होता है, मनु बेक्स, और डजन कितना होता है, द नंबर 12 is called dozen. Let's see what's the definition. It used to be an old English marketplace tradition to pay for 12 bread rolls and get one extra one thrown in for good measure to make a total of 13. एक बहुत पुराना यूज था इंग्लिश का, जो मार्केट प्लेस का ट्रेडिशन था कि आप 12 ब्रेड रोल के पैसे देंगे और आपको एक एक्स्ट्रा वन मिल जाएगा, ठीक है ना। और ये एक अच्छे चलन में रहता था, जैसे कुछ जगहों पे, राजस्थान में तो मैंने नोटिस किया हुआ है कि भाई यहाँ पे धनिया फ्री में दी जाती है, कुछ जगहों पे दी जाती है, ठीक है ना। तो ये गुड मेजर है। अब क्या हो रहा है, आपने 12 खरीदा है तो आपको मैं एक्स्ट्रा दे देंगे, तो ये गुड मेजर है, गुड एक अच्छा कदम है आपका। तो टोटल कितना बन गया, अब ये 13 हो गया, ठीक है। तो यहां से इडियम निकल कर आ गया, अ बेकर्स डजन। ओके, लेट्स मूव अहेड फॉर एग्जांपल्स। इन द लंडन मार्केट अ बेकर्स डजन डजन मीन 12, इट मीन्स 13। लंदन के मार्केट में बेकर्स डजन का मतलब 12 नहीं होता, वो होता है 13। ओके, before Britain joined the European Common Market, people sold things by the dozen in units of 12 or perhaps 13 if they gave the customer a baker's dozen. ठीक है, ब्रिटेन ने जब यूरोपियन मार्केट प्लेस को ज्वाइन किया उसके पहले लोग जो चीजें बेचा करते थे वो डजन के यूनिट्स में रहती थी, जिनकी संख्या, जिनके नंबर 12 या शायद 13, परहैप्स का मतलब मे बी या तो शायद होता है, 13 होती थी। और क्या होता था, इफ दे गेव, अगर वो कस्टमर को बेकर्स डजन देते हैं तो। देन लास्ट एग्जांपल, वी हैड 13 चिल्ड्रन इन आवर फैमिली एंड फादर वाज फॉन्ड ऑफ सेइंग ही हैड प्रोड्यूस्ड अ बेकर्स डजन। ठीक है, हमारी फैमिली में 13 बच्चे थे और फादर बड़े चाव से कहते थे कि हमने बेकर्स डजन प्रोड्यूस किया है। ओके, सो बहुत ही रेयर यूज होता है ये ईडियम, लेकिन अगर कोई यूज करता है तो आप समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास में 13 पेंसिल्स हैं, ठीक है, तो आपने पूछा हाउ मेनी पेंसिल्स डू यू हैव, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं आई हैव 13 पेंसिल्स विद मी, या आई कैन से आई हैव 13 पेंसिल्स ऑन मी। तो उसके बजाय मैं कह सकता हूं अ बेकर्स डजन, ठीक है। तो मैं इतना लंबा सेंटेंस बोलने के बजाय मैंने सिर्फ ये 3 वर्ड बोल दिए, अ बेकर्स डजन। तो अगर आपको ईडियम पता है तो आप जान के मैं नंबर 13 की ही बात कर रहा हूं। ओके, आई एम श्योर तो आपने ये समझ लिया होगा। और इन जनरल जहां पे नंबर 13 आपको दिखाई दे उसमें दिमाग में बना लीजिए इमेज, आपको बेकर्स डजन बोलना है। लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट, अ बॉल पार्क फिगर। अ बॉल पार्क फिगर, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। A guess as to how many people are in a baseball or football stadium, an approximate estimate of how many or how much। एक guess है, एक कल्पना है कि कितने लोग बेसबॉल या बास्केटबॉल स्टेडियम में है। एक अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट है कि कितना हाउ मेनी माने कितनी संख्या है, और हाउ मच माने कितना है ना, कितनी मात्रा है, ठीक है। अब बॉल पार्क फिगर का मतलब ये हो गया कि आप गेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज कितनी संख्या या मात्रा में है। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। आई कांट टेल यू एग्जैक्टली हाउ मेनी स्पेक्टेटर्स केम टू सी द गेम, बट इफ यू वांट अ बॉल पार्क फिगर माई एस्टिमेट वुड बी अबाउट 60,000। दैट मीन्स मैं आपको एग्जैक्टली नहीं बता सकता कि कितने लोग स्टेडियम में है। स्पेक्टेटर्स माने दर्शक होता है, और SPEC स्पेक माने देखना होता है, स्पेक्टेटर्स माने दर्शक देखने वाले। बट इफ यू वॉन्ट अ बॉल पार्क फिगर, लेकिन अगर आपको बॉल पार्क फिगर चाहिए तो मेरा एस्टिमेट है अबाउट 60,000। माने एग्जैक्ट नहीं बोल रहा, लगभग बोल रहा, अबाउट माने लगभग हो गया।
आगे बढ़ते हैं। हाउ मच इज दिस वेडिंग रिसेप्शन गोइंग टू कॉस्ट, कैन यू गिव मी अ बॉल पार्क फिगर, कि ये वेडिंग जो है, रिसेप्शन वेडिंग का जो है, कितनी लागत इसमें लगेगी, तो क्या आप मुझे एक बॉल पार्क फिगर दे सकते हैं, माने एक ऐसा एस्टिमेशन जो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्टली नहीं है। I hate it when people say they will give me a ballpark figure. What I want is an exact number and not an approximate guess. कि मुझे गुस्सा आता है, मुझे नफरत होती है जब लोग मुझे एक बॉल पार्क फिगर देते हैं, जबकि मैं एग्जैक्ट नंबर जानना चाहता हूं, ना कि एक अप्रोक्सीमेट गेस। ठीक है, तो इस ईडियम को भी आप अपने डेली यूज के लैंग्वेज में इस्तेमाल कर सकते हैं। आपसे पूछा जाए कि भाई आपने ना कितने रुपए जेब में आपके हैं, तो यू कैन से अ बॉल पार्क फिगर। ठीक है, यू कैन से व्हाट्स द बॉल पार्क फिगर इन योर वॉलेट, यू कैन से अबाउट 100 रुपीज, 200 रुपीज, 1000 रुपीज और 2000 रुपीज, एनी नंबर दैट यू कैन टेक। तो सिर्फ नंबर के लिए नहीं है, ये किसी क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे आपने देखा एग्जांपल 2 में आपने वेडिंग कॉस्ट की बात की, तो ये हाउ मच का आंसर है, और ऊपर आपने जब पूछा था कितने लोग देख रहे हैं, तो ये हाउ मेनी का आंसर है। ठीक है, तो बढ़िया, फिर आगे। सिक्स्थ, अ बेयर फेस लाई। डेफिनेशन, अ बोल्ड एंड ब्रेजन अनट्रूथफुल स्टेटमेंट, अ शेमलेस ऑब्वियस लाई। माने ऐसा झूठ है जो ऑब्वियस है, माने हमको पता है, स्वाभाविक है, शेमलेस है, बेशर्मी से बोला जा रहा है, और एक ऐसा स्टेटमेंट है जो अनट्रूथफुल है, झूठा है, ना ब्रेजन माने होता है बेशर्मी, बेबाकी से, और बोल्ड का मतलब भी वही होता है ना, बोल्ड एंड ओडेशियस, है ना, बिल्कुल है ना, बेखौफ होके आपने कोई बात बताई तो उसको बोल सकते हैं बोल्ड और ब्रेजन। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। डोंट ट्राई टू टेल मी यू गेव द मनी टू सम पुअर ओल्ड वुमन, दैट्स अ ब्रेजन एंड बेफेस लाई। कि आप मुझे बताने की कोशिश मत करें कि आपने पैसा किसी गरीब बूढ़ी महिला को दिया, ये ब्रेजन और बेफेस लाई है। ठीक है, वेन यू क्लेम यू डोंट डिजायर एनीथिंग मोर, जब आप कहते हैं कि आपको कुछ और नहीं चाहिए, आई कैन सी दैट यू आर टेलिंग अ बेफेस लाई, मैं देख सकता हूं कि आप बेफेस लाई बोल रहे हैं, है ना, साफ साफ झूठ बोल रहे हैं, मैं देख सकता हूं। डोंट ट्राई टू डिनाई, यहाँ पे कुछ मिस हो गया। डोंट ट्राई टू डिनाई यू स्टोल द कुकीज, आई नो इट्स अ बेयर फेस लाई। आप डिनाई मत करें कि आपने कुकीज चुराई हैं, मैं देख सकता हूं कि ये साफ साफ झूठ है। ठीक है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा है ना, कॉमनली यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज की तारीख में झूठ हम सभी बोलते हैं, किसी भी वजह से बोलते हो, पर एकदम खालिस, है ना, प्योर, है ना, कोई व्यक्ति नहीं है जो बोले कि भाई मैं तो प्योर, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला है। और अगर है आप में से कोई ऐसा व्यक्ति, तो मैं जानना चाहूंगा, प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप में से कितने लोग कभी झूठ नहीं बोलते। ठीक है, किसी भी परिस्थिति में झूठ नहीं बोलते। Okay, let's see, find out how many of you are of that kind. Let's move ahead. Seventh, a bee in her bonnet. ठीक है, definition, just as women with the bee in her hat or bonnet might run around wildly waving her hands in a panic, so we may say that a woman with an angry idea in her head reacts in frantic and frightful manner. ठीक है, तो हैट का मतलब यहाँ बोनेट हो गया, या फिर आप कह सकते हैं आपके कपड़ों में या कहीं पर भी अगर बी माने मधुमक्खी, ठीक है, अगर चली जाए, आप जानते हैं मधुमक्खी काटती है, ठीक है, तो उससे हम सभी को डर लगता है। हम ये नहीं कह सकते कि मधुमक्खी से हमको डर नहीं लगता है, कि उसका काटना हमको अच्छा लगता है, ऐसा कोई नहीं कह सकता। और मक्खी अगर एक है तब तो चलो फिर भी आप सह लोगे, मगर अगर उनका झुंड आ रहा है, नाउ इट्स अ वेरी स्कैरी सीन, डराने वाला दृश्य हो जाता है। और आपने इस पे कई सारे वीडियोस, कई सारे आपने क्लिप्स देखे होंगे, और इवन कार्टून में भी, है ना, एनिमेटेड जो कार्टून आते हैं बच्चों के, वहां भी अगर नोटिस किया होगा कि बी का बड़ा अच्छा रोल उसमें रहता है। वो सारी मिल के, है ना, कभी वो बैडमिंटन का शेप ले लेती हैं, कभी किसी का शेप ले लेती हैं, और काफी मजेदार तरीके से वो दिखाते हैं। पर यहाँ सीखने वाली बात यह है कि एक्चुअली अगर यहाँ पे आपको विजुलाइज करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, कि अगर मान लीजिए कि आपके हैट में या कपड़ों में कहीं पर भी एक मधुमक्खी एंटर हो जाती है, ठीक है, तो उस वक्त आप कैसे रहेंगे? क्या आप बहुत शांत वे में रहेंगे, या आप खलबली मचा देंगे? ठीक है, आप एक डिसऑर्डरली बिहेव करेंगे। ठीक है, क्या होना चाहिए? तो क्या लिखा है यहाँ पर, वाइल्डली वेविंग हर हैंड्स इन अ पैनिक, माने एक बिल्कुल बिना, है ना, किसी क्रम के, बिना किसी एक, है ना, तरीके के, वाइल्डली बिल्कुल, है ना, वेव करेंगे, बिल्कुल हाथ हिलाते, कैसे? पैनिक में।
है ना, एक टेंशन, एक डर मन में घर कर गया है, उससे आप क्या करने वाले हैं, ठीक है। सो वी मे से दैट अ वुमन विद एन एंग्री आइडिया, एक ऐसी महिला जिसके पास आइडिया जो है वो एंग्री, गुस्से में बिल्कुल है, वो कैसे अपने हेड में रिएक्ट करने वाली है, कैसे, फ्रैंटिक और फ्राइटफुल मैनर में, ठीक है ना, बिल्कुल स्ट्रेंज वे में बिहेव करने वाली है और डर से बिहेव करने वाली है, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ महिला लिखा मैंने महिला है, लेकिन यहाँ पे हम किसी की बात भी कर सकते हैं। इवन मैं भी ऐसे बिहेव कर सकता हूँ। बी इन माई बोनेट हो सकता है, बी इन योर बोनेट हो सकता है, एंड बी इन एनीबडीज बोनेट हो सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। माई मॉम हैज गॉट अ बी इन हर बोनेट अबाउट फादर्स फॉरगेटिंग वैलेंटाइंस डे, क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो वैलेंटाइंस डे भूल गए। तो मेरी मॉम के पास क्या है, अ बी इन हर बोनेट। भाई ये सेंटेंस ही बड़ा खतरनाक है, और आई एम श्योर जितने लोग मैरिड हैं लाइक मी, है ना, वो ये सेंटेंस को समझ गए होंगे बिना ट्रांसलेट किए ही, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा ट्रांसलेट कर देते हैं उनके लिए जिनका रवैया, रवैया कह रहा हूँ मैं, जिनका रिलेशन इस, है ना, रिलेशन के साथ में नहीं है। तो है ना, माँ जो है वो गुस्से में है, बिल्कुल तिलमिला रही हैं कि फादर जो है वो वैलेंटाइंस डे भूल गए हैं। ओके, तो जितने कमिटेड हैं, रिलेशन में हैं, वो तो इसका मतलब जान गए होंगे। अगेन प्लीज कमेंट एंड टेल मी हाउ डिड यू लाइक दिस सेंटेंस। Next example, don't run around like a woman with a bee in her bonnet just because someone said you are too tight and stingy. तो आप बिल्कुल उस महिला के तरह बर्ताव मत करिए, ऐसे वैसे मत वहां पे भागिए दौड़िए, है ना, ऐसे बर्ताव मत करिए जैसे कि उस महिला के पास में बोनेट में उसके बी है, क्योंकि किसी ने आपसे कह दिया कि आप बहुत टाइट है, बहुत स्टिंगी है। या टाइट और स्टिंगी का कहने का मतलब है कंजूस, कंजूस मक्खी चूस, कि आप बिल्कुल खर्चा नहीं करते, ऐसा किसी ने बोल दिया और आप अब तिलमिला गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करें। डोंट रन अराउंड लाइक अ वुमन विद अ बी इन हर बोनेट। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आंट कैरोलीन और कैरोलिना had a bee in her bonnet because the ambassador had left her off the invitation list for ladies night। एक ladies night है जहाँ पे लेडीज कुछ ना सेलिब्रेट करने वाली है, एक पार्टी की तरह यहाँ पर है, और जो एम्बेसडर है उसने लिस्ट में उनका नाम नहीं लिखा। तो क्या है, बिल्कुल तिलमिला रही है आंट कैरोलीना, ठीक है। और ये हमारे साथ भी होता है कि हमने काफ़ी मशक्क़त कर ली, काफ़ी मेहनत कर ली, लेकिन किसी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं होता है तो हम बिल्कुल तिलमिला जाते हैं। तो देन एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, देयर इज अ बी इन योर बोनेट टू। ओके, सो ये भी आप अपने रेगुलर लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों ईडियम को या आप जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें अगर आप ईडियम को यूज करते हैं या फिर आप वो याद रखते हैं, ठीक है ना, तो इससे बेटर वे नहीं है याद करने का। इट इज जस्ट लाइक ऑन द जॉब ट्रेनिंग, कि आपको ट्रेनिंग जो है वो जॉब पे ही मिल रही है, आपको काम जो है वो करने को मिल रहा है ना, सीखने को मिल रहा है, और आपको ट्रेनिंग भी मिल रही है, और साथ में आपको पैसे भी आ रहे हैं। तो जब आप अपनी लैंग्वेज में, कन्वर्सेशन में वोकैबुलरी को, आप ईडियम्स को या वन वर्ड को यूज कर रहे होते हैं, तो उससे बेटर वे नहीं है सीखने का। आप यूज भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं, और साथ साथ में आप सीख भी रहे हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट, एट, अ बर्ड इन द हैंड, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। डेफिनेशन पढ़ते हैं। बी सेटिस्फाइड विद वॉट यू गॉट, डोंट ड्रीम ऑफ वॉट यू हैव नॉट। वेरी गुड, कि आप जो भी आपके पास में है उसमें सेटिस्फाइड हो जाइए, है ना, कुछ भी ड्रीम मत करिए जो आपके पास में नहीं है, जो आपके पास में नहीं है उसका ड्रीम मत करें, है ना, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना चाहूंगा, है ना, ठीक है, सेटिस्फाइड जो है ना, इसके अलावा आप यहाँ पे कंटेंट वर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। CONTENT, कंटेंट, ठीक है। अब क्या फर्क है दोनों में, बताओ जरा। सेटिस्फाइड एंड कंटेंट। सेटिस्फैक्शन थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड अगर आप कहें इसको, तो नेगेटिव काउंट करते हैं इसको, और कंटेंट थोड़ा सा पॉजिटिव वर्ड होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी एक्स काम को करने की कोशिश की, और आप उसमें कोशिश कर रहे थे कि आपको 100% रिजल्ट उसमें आ जाए। आपने ये टारगेट सेट किया था और आपको 60 का रिजल्ट मिल गया, ठीक है। आपने एक बार कोशिश की, आपको 60 का मिला, आपने दोबारा कोशिश की, आपको 60 का मिला,
ठीक है, और आपने बोला मन में खुद से कि मैं एक कोशिश और करता हूं, अगर 100 हुआ तो सही है, वरना मैं 60 पे ही संतोष कर लूंगा। ठीक है, और आपको तीसरा ट्राई करने के बाद भी 60 या 65 का रिजल्ट मिला और आपने वहीं पे कोशिशें छोड़ दी। ठीक है, तो क्या ये जो ईडियम है ये कहना चाहता है सेटिस्फाइड, यू हैव गॉट सेटिस्फाइड विद दिस रिजल्ट? क्या ये रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री है? आप खुद मुझे बताइए। तो आंसर है बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने अपना गोल 100 का मान के चला था। ठीक है, तो आप कभी भी 100 से कम में सेटिस्फाई हो ही नहीं सकते। ठीक है ना? हाँ, लेकिन आप अपने इस रिजल्ट से कंटेंट जरूर हो सकते हैं कि मैंने जितने, है ना, इससे आप कंटेंट जरूर हो सकते हैं कि मैंने जितना परिश्रम किया, जितना मैंने एफर्ट लगाया, उसमें मुझे भरपूर रिजल्ट मिला। नाउ आई एम कंटेंट। मैं इस रिजल्ट से डिससेटिस्फाइड नहीं हूं, लेकिन मैं अभी भी अपना काम करना, अपनी प्रैक्टिस करना जारी रखूंगा जब तक कि मुझे 100 नहीं मिल जाता, तब तक कि मैं कोशिशें अपनी छोड़ूंगा नहीं। ठीक है ना? तो बी कंटेंट विद व्हाट यू गॉट, डोंट ड्रीम ऑफ व्हाट यू हैव नॉट। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में जो भी कुछ नहीं है उसका ड्रीम मत देखिए। ठीक है, जो आपके पास में उसमें संतुष्ट हो जाइए, उसमें आप तृप्त हो जाइए। ठीक है, अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ इसको। ठीक है, एग्जाम्पल नीचे भी दे रखे हैं। ठीक है, उसके पहले मैं एक चीज आपको समझा देता हूँ। ठीक है, कि मान लीजिए कि एक शिकारी है ना, वो शिकार पे निकला हुआ है और उसने चिड़िया पकड़ ली है। शिकार उसने चिड़िया का कर लिया है और वो वापस लौटने वाला है। अब उसने क्या किया, उसने देखा कि सामने की जो एक झाड़ी है, सामने की एक जो, है ना, एक टहनी है या फिर पेड़ की डाली मान लीजिए, है ना, उसमें दो चिड़िया बैठी हुई हैं। ठीक है ना? अब उसके मन में लालच आ गया। लालच क्या जाता है कि मेरे पास दो हाथ हैं, एक में मेरे पास में जाल है, दूसरे में मेरे हाथ में चिड़िया है। ठीक है ना? अभी देखो मैं इस चिड़िया को लेके जा रहा हूं, ठीक है ना, लेकिन मेरे सामने दो चिड़िया मुझे दिखाई दे रही हैं, तो एक से भले दो। ठीक है, वो ये मन में अपने सब ख्याल बना रहा है। ठीक है ना? और क्या करता है, वो ये कोशिश करता है कि अगर मुझे दो चिड़िया मिल जाएं तो मुझे कितना फायदा होगा। तो मैं काम करता हूँ, इस चिड़िया को मैं जाने देता हूँ और मैं उन दोनों को पकड़ लेता हूँ। वो क्या कर रहा है, वो एक ऐसे गोल को सेट कर रहा है जो कि उसको नुकसान दे सकता है ना, फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी दे सकता है। वो क्या कर रहा है, वो उसके पास जो चिड़िया थी उसके हाथ में, वो तो सर्टेन चीज थी ना। ठीक है, तो सर्टेन चीज को छोड़ के किसी अनसर्टेन चीज के पीछे वो वैंडर कर रहा है, वो भटकने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो क्या ये सही मूव है? ये मूव सही बिल्कुल नहीं है। सही मूव तो ये होता कि जो उसको मिल गया उससे वो कंटेंट हो जाए, वो सेटिस्फाइड हो जाए। वो मान ले कि हाँ मैंने एक चिड़िया, तो मैं क्या लेने आया था, मैं एक चिड़िया लेने के लिए आया था, मुझे चिड़िया एक मिल गई है, नाउ आई एम सेटिस्फाइड। अगर वो दो लेने आता और उसे दो मिल जाती और सामने की झाड़ी में उसको 10 दिखाई दे रही हैं, तो उसको 10 के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। दो चाहता था, दो मिल गई, ही हैज डन हिज जॉब। लेकिन मान लीजिए वो 10 का ख्याल लेके आया था और दो ही लेके जाए, दैट मीन्स ही इज स्टिल टू डू हिज जॉब। उसने अपना काम पूरा फिनिश नहीं किया। जब तक उसे 10 नहीं मिल जाए तब तक उसे और शिकार करते रहना होगा। ठीक है, तो I'm sure आपको ये मुहावरा समझ में आ गया होगा। अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ठीक है, आइए थोड़ा और एग्जाम्पल समझते हैं, नीचे दिए हुए हैं। If you let go of the bird that you have in your hand in hopes of catching two in the bushes, you will more than likely end up empty-handed. Exactly my point. जो मैं बात अभी आपको बता रहा था, इट इज द सेम थिंग। ठीक है, कि अगर आप एक चिड़िया जो आपके पास ऑलरेडी है उसको छोड़ के इस उम्मीद में, इस होप में आप आगे जाते हैं कि वो सामने जो दो चिड़िया वो आपको मिल जाएं, देन यू विल मोर देन लाइकली एंड अप एम्प्टी हैंडेड। शायद आप खाली हाथ रह जाएं, शायद रह जाए, यकीन नहीं है पर शायद रह जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, it is better to be thankful for what little you have than being disappointed by unfulfilled desire for twice as much. A bird in hand is worth two in the bush. ठीक है, जो आपके पास है उसमें आप थैंकफुल हो जाइए फॉर वॉट लिटिल यू हैव, जितना भी कम आपके पास में है, दैन बींग डिसअपॉइंटेड बाय अनफुलफिल्ड डिजायर, कि आपके पास ऐसी डिजायर जो फुलफिल अभी नहीं हो सकती है, फॉर ट्वाइस एज मच। ठीक है, दुगना, अभी आपके पास उससे दुगने की आप डिजायर कर रहे हैं और आपको अभी वो नहीं मिल सकता, आप उससे कैसे हैं, डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। ये एक पैसिफाइंग नोट है, ये सांत्वना देने वाला नोट है। और यहाँ पे एक बात मैं आपको और लिख देता हूँ,
ठीक है, ये आप गांठ बांध लीजिएगा, ये आपके लाइफ में काम आने वाली आगे चलकर। ठीक है, दैट इट इज यू शुड ऑलवेज हैव दिस थिंग इन योर लाइफ। क्या लिखा मैंने? एटीट्यूड। ठीक है, और आगे लिख रहा हूं मैं ऑफ, एटीट्यूड ऑफ, GRATI gratitude। ओके, इट इज एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड ऑफ यू। आपको हमेशा ये फॉलो करना होगा। आपको लाइफ में जितना भी कुछ मिला हुआ है हमेशा, है ना, उसका थैंक यू करें। आप हमेशा अपने गॉड, जिसको भी आप मानते हो, आप उसको धन्यवाद दें कि आपने मुझे इस लायक बनाया कि मेरे पास ये कुछ चीज अवेलेबल है, और आगे बढ़ जाए। ठीक है ना, कभी उसके लिए रोए नहीं। ठीक है, अपने गोल्स हायर रखें, बिल्कुल अच्छी बात है, ये सबको करना चाहिए। लेकिन जो आपके पास नहीं है उसके लिए बिल्कुल, है ना, आप अनग्रेटफुल मत हो जाए। ठीक है, उसके लिए आप डिसअपॉइंटेड कभी ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बी कंटेंट विद वन थिंग दैट यू हैव रादर देन बी डिसकंटेंटेड बाय टू थिंग्स you desire but are unlikely to get because a bird in hand is worth two in the bush। ठीक है, कि जो भी आपके पास में उससे आप संतुष्ट हो जाएं, कंटेंट हो जाएं, बजाय उसके कि आपके पास जो नहीं है उसके लिए आप डिसकंटेंटेड हो जाएं, अतृप्त हो जाएं, असंतुष्ट हो जाएं, क्योंकि अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। दो से एक भला है। ओके, आई एम श्योर आपको समझे आ गया होगा। मैंने काफी समय इस पे लिया, लेकिन ये जरूरी था क्योंकि यहां से आपकी लाइफ भी बदल सकती है। ओके, सो मैं सिर्फ एक इंग्लिश फैकल्टी नहीं हूं, मैं एक लाइफ कोच भी हूं, जहां पे मुझे लगता है कि लोगों को कुछ समझाना चाहिए। जो मेरे को नॉलेज है मैं आपको पास ऑन करना चाहता हूं, तो मैं जरूर करूंगा, क्योंकि आपका इससे भला हो सकता है। लेट्स मूव अहेड। देन नाइन्थ, अ बिट बियॉन्ड माई कैन। ठीक है, अ बिट बियॉन्ड माई कैन। Let's move ahead. Let's find the definition. Above my level of understanding. That means मेरे level of understanding से ऊंचा है, कुछ ऐसा जो मैं समझ नहीं सकता। Beyond my ability to grasp more than I can comprehend beyond my knowledge। ठीक है, मेरी योग्यता जो समझने की उसके बियॉन्ड है, जितना मैं समझ सकता हूं उसके बियॉन्ड है, और यही आगे लिखा हुआ बियॉन्ड माई नॉलेज। ठीक है, बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हम लाइफ में चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी महान क्यों ना हो जाएं, हम सब कुछ समझ नहीं सकते। ठीक है, जैसे इफ यू आस्क इन जनरल, ठीक है, कि आपके पास फोन होगा, मोबाइल फोन होगा, स्मार्टफोन होगा, आईफोन होगा, ठीक है ना, ये वर्क कैसे करता है, इसमें जो चीज आपको दिखाई देती है वो कैसे सामने आती है। ठीक है, अगर आप सोचने बैठोगे तो आपका दिमाग चकरा जाएगा कि हाँ यार, ये तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन आपके हाथ में आप आसानी से उसको यूज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि आपको उसकी नॉलेज हो कि ये वर्क कैसे करता है, लेकिन आपको ये पता है कि इसका वर्क करते रहना कितना जरूरी है। दैट मीन्स दैट नॉलेज इज अ बिट बियॉन्ड योर कैन, आई एम सॉरी, दैट नॉलेज इज बिट बियॉन्ड योर कैन। एग्जाम्पल देखते हैं। आई कुड नेवर अंडरस्टैंड द फिजिक्स बिहाइंड प्रेशर पॉइंट्स कॉजिंग जियोलॉजिकल रिफ्ट्स on the seabed at the point where continental plates meet. It's a bit beyond my ken. तो मैं कभी नहीं समझ पाऊंगा कि फिजिक्स क्या है प्रेशर पॉइंट्स के बियॉन्ड, जहां पे जियोलॉजिकल रिफ्ट्स होते हैं, है ना, उतार चढ़ाव होते हैं सी के बेड पे, एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मीट करती हैं, और ये मेरे समझ के परे है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखते हैं। द जस्टिफिकेशन फॉर हेसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज अ बिट बियॉन्ड माई कैन। इसने भी कुछ काफी टेक्निकल बात कर दी कि कुछ भी ऐसा है मेरे समझ के परे है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज बियॉन्ड माई कैन वाई एंड हाउ अ होल गैलेक्सी कैन बी सक्ड टुगेदर एंड डिसअपियर इनटू अ ब्लैक होल। कैसे पूरी गैलेक्सी ब्लैक होल में सक कर ली जाती है, सोख ली जाती है, मेरे समझ के परे। ठीक है, तो आप अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं इसके साथ में, और ये भी बहुत अच्छा एक ईडियम है, अ बिट बियॉन्ड माई कैन। फॉर एग्जाम्पल, राइट नाउ टेक्नोलॉजी दैट आई एम यूजिंग, आई डू नॉट नो इट्स फंक्शनिंग। ये फंक्शन कैसे करता है मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैं अपने काम में ले सकता हूं मुझे उतना पता है। दैट मीन्स देयर आर समथिंग इन दिस टेक्नोलॉजी विच इज अ बिट बियॉन्ड माई कैन ऑल्सो। ओके, लेट्स मूव अहेड। और ये है आज का आखिरी ईडियम। ठीक है, मैं इस पूरे वीक आपको ईडियम्स ही पढ़ाऊंगा, ईडियम्स ही समझाऊंगा। मुझे लगता है कि ईडियम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ये वाला पॉइंट हम क्लास में
मिस कर रहे थे, क्योंकि क्लास का एक शेड्यूल होता है जिसमें हमको ग्रामर पर फोकस करना होता है, तो उसमें मुहावरे रह जाते हैं। ठीक है, तो एसएससी में तो ये कोर्स के का पार्ट है, लेकिन बैंक में हम इसको अलग से नहीं पढ़ाते। तो आपके पास एक सुनहरा मौका, एक गोल्डन गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि हम इसको यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो एक पूरे वीक में आपको ईडियम्स लेकर आऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अ बिट डाइसी, ठीक है, अ बिट डाइसी। यहाँ पे डाइसी वर्ड जो है, इसके 4 लेटर देखिए, DICE, डाइस। डाइस का मतलब क्या होता है? पासा। लूडो खेलते हैं आप, सांप सीढ़ी खेलते हैं, तो उसमें लूडो पासा होता है ना, उसकी बात कर रहा है। डाइसी का मतलब क्या होता है? ठीक है, और अगर आप लूडो खेलते हैं या फिर सांप सीढ़ी खेलते हैं, स्नेक एंड लैडर्स, तो आपको पता होगा डाइसी का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। अ लिटिल रिस्की, चांसी, अ गैम्बल, एज इन अ थ्रो ऑफ द डाइस, अनसर्टेन, नॉट टोटली ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अब ये आपको 5 चाहिए, क्योंकि 3 नंबर अगर आप लेके आते हो या 4 नंबर लेके आते हो, तो वहां पे सांप बैठे हुए हैं, और जैसे ही आप वहां पे पहुंचेंगे तो वो आपको, है ना, बहुत नीचे लेके चले जाएंगे। है ना, आपने खेला है ना स्नेक एंड लैडर्स, तभी बात जानते होंगे। तो आपने क्या किया, आप डरे हुए हैं कि आपने पासा फेंका और गलती से वो 3 या 4 आ गया। 5 की उम्मीद करके बैठे थे और 3 या 4 आ गया। तो कैसा खेल है ये एक अनसर्टेन खेल है। ठीक है ना, पूरी तरह से आप ईमानदार इसमें उम्मीद नहीं कर सकते। रिस्की है, चांस है, गैम्बल है, जुआ एक तरीके से। ठीक है ना, तो उसके लिए बोला गया अ बिट डाइसी। एग्जांपल देखते हैं। आई wouldn't invest any money in such a chancy venture, it seems a bit dicey to me। मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा बिल्कुल भी पैसा, ये जो वेंचर, ये जो आप लेकर आए हैं ऑप्शन, ये चांसी वेंचर है। ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा सा डाइसी है, ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रही है मेरे को इसमें। अगला एग्जांपल, डोंट टेक एनी रिस्क इन बिजनेस, बेट ऑन अ श्योर थिंग एंड अवॉइड एनीथिंग दैट लुक्स डाइसी। है ना, बिजनेस में आप रिस्क बिल्कुल मत लें। है ना, आप श्योर हो जाएं कुछ चीजों के साथ में, उन्हीं पर बेट करें, क्योंकि आपको, है ना, रिस्क से बचना है। आप उसके क्या करेंगे, आप इसके लिए कुछ भी डाइसी दिखाई दे तो उसको अवॉइड करिए। अगला एग्जांपल, आई वोंट वुडेंट वांट टू ट्रस्ट चार्ली एज अ बिजनेस कंसल्टेंट। मैं कभी भी चार्ली को बिजनेस कंसल्टेंट के तरह ट्रस्ट नहीं करूंगा। हिज लॉन्ग शॉर्ट आइडियाज ऑलवेज सीम अ बिट डाइसी टू मी। है ना, वो लंबे लंबे जो वायदे करता है, जो आइडिया सुनाता है, वो मुझे बड़े डाइसी लगते हैं, बड़े, है ना, रिस्की लगते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर यू मस्ट बी लर्निंग। ठीक है, आई होप यू एंजॉयड अ लॉट विद दिस सेशन। और ये सेशन काफ़ी मज़ा, मुझे तो भाई बहुत मज़ा आता है ईडियम्स के साथ में, और, है ना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ में, क्योंकि यहाँ पे लाइफ लर्निंग हो जाती है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी सीखते हैं जो हम क्लासरूम में नहीं सीख सकते, और साथ के साथ हम अपने कन्वर्सेशन को भी स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं इसमें। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको मज़ा आया होगा इसमें। अब चलते हैं अगले, है ना, दिन वेट करिए। और देखो अगला वीडियो जो है ना, कल देखो संडे सैटरडे है, तो अगला वीडियो अब मैं मंडे को लेकर आपके पास में आऊँगा, और मंडे को वापस से ही, है ना, पहले एक बार मैं इसका रिवीजन आपको दे दूंगा, उसके बाद में आगे आपको अगले 10 ईडियम्स बताऊंगा। ठीक है, अंटिल देन बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।